गुड इवनिंग लफ, गुड इवनिंग। आज के हमारा जो पूरे का पूरा सेशन होने वाला है, हम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट सिविल ड्राफ्ट सीखेंगे कि अगर हमें कोई सिविल सूट फाइल करना होता है तो हमें किन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्लेंट के अंदर बातें हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। मैं पूरे की पूरी कंप्लीट एक सिविल सूट की ड्राफ्टिंग आपको सिखाने के लिए आया हूँ। कोई भी सिविल सूट आप फाइल करोगे लाइफ में तो ये सीरीज को याद जरूर रखिएगा। कभी भी हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, CIF फॉर्म। मैं आपको अभी शो भी कर दूंगा, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ एक एक चीज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के रहूंगा, तो आपको कभी परेशानी लाइफ में नहीं होगी। CIF फॉर्म एक हम फिल आउट करते हैं। उसके बाद में हम जो है अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सेकंड डॉक्यूमेंट हमें इंडेक्स का बनाना पड़ता है। इंडेक्स के बाद मेमो ऑफ पार्टीज, मेमो ऑफ पार्टीज के बाद हम पूरी प्लेंट तैयार करेंगे। प्लेंट के बाद में हम वेरिफिकेशन करेंगे, प्लेंट का जो क्लाइंट से हम अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद हम एफिडेविट कराएंगे। तो जो प्लेंट के बाद जो वेरिफिकेशन होती है उसके बाद जो एफिडेविट आप तैयार करोगे, तो वो एफिडेविट तैयार करने के बाद वो नोटराइज कराना पड़ता है। ओथ कमिश्नर के पास जाके आप इसको नोटराइज कराओगे या नोटरी पब्लिक के पास जाके आप ना नोटराइज जरूर कराना। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन, अगर कोर्ट में साथ में लगा रहे हो तो एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के साथ साथ आपको उसका एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आपका पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद अब आपको लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रिपेयर करनी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको एनेक्सर्स अपने ऐड करने पड़ेंगे। एनेक्सर्स ऐड कर दिए हैं, उसके बाद आपको अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा वकालतनामा। वकालतनामा आपने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर ये पूरी फाइल लेके आप जो है कोर्ट में फाइलिंग काउंटर में जाओगे, ई फाइल भी करोगे प्लस फाइलिंग काउंटर में भी जाओगे। उसके बाद में आपको एक फाइलिंग परफॉर्मा फिल आउट करना पड़ता है। वो हर एक लोकल कोर्ट की बात होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना एक फाइलिंग परफॉर्मा, जिसको फाइलिंग फॉर्म बोलते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अपना होता है केवल। ठीक है, जब आपके केस के जो ये पर्टिकुलर पूरी फाइल है, जब ये कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड के लिए ऐड करी जाती है, CNR नंबर आपका प्रिपेयर करा जाता है, तो उस टाइम पे आपको जो है ये फाइलिंग परफॉर्म आखिर में भर के देना पड़ता है। फिर पूरी फाइल दे दोगे, आपकी फाइल अपनी दर्ज हो जाएगी, फिर CNR नंबर आपको मिल जाएगा, आपका केस लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद एलमत के पास आपको जाके डेट लेनी पड़ेगी कौन सी तारीख को लिस्ट हुआ है, और कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आपकी डेट शो हो जाएगी, पहली डेट रहेगी। फिर आपका अपना केस प्रेजेंट आपको कोर्ट के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैंने आपको स्टार्टिंग की एक माइंडसेट आपको प्रिपेयर करके बता दिया है कि हमें 8 से 10 पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने ही पड़ते हैं। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो अब क्लाइंट जो है हमारे पास आता है एज एन एडवोकेट, वो हमसे डील करने के लिए आता है। तो क्लाइंट का नाम है राजेश शर्मा, और उसने हमें अपनी कहानी बताई होती है कि वकील साहब, मैंने एक प्लॉट खरीदा था, फला फला एड्रेस है मेरे, जो मैंने प्लॉट खरीदा है, और 250 स्क्वायर यार्ड्स का मेरा प्लॉट है, और रजिस्टर्ड सेल डीड भी है मेरे पास में, और 15/4/2018 के तारीख को मेरे नाम पे सेल डीड रजिस्टर्ड हुई थी। मैंने क्या करा हुआ है अपनी, जैसे कि मेरी ये प्लॉट है, तो इस प्लॉट पे ना मैंने बाउंड्रीज भी बना दी है चारों तरफ में। बाउंड्रीज बनाने के बाद मैंने एक एंट्री गेट भी अपना यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, जहां मर्जी मैंने एक एंट्री गेट भी अपना इंस्टॉल करा है। हमने कहा ठीक है। तो राजेश शर्मा ने बोला है कि जून 2026 के अंदर से जो है एक बिल्डर आया है, उसका नाम है मैसर्स सनराइज डेवलपर। तो जो उसका प्लॉट है ना, मेरे प्लॉट से टच होता है, ठीक है, बाउंड्री टच होती है। हमने कहा ठीक है, ये प्लॉट मेरा है, ये प्लॉट उसका है। तो जब वो अपने प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन करते करते उसका जो प्लॉट है वो मेरे एडजेसेंट है, मेरी प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे मैंने आपको ये बताया। तो अब उसने क्या करा है कि अब वो एंक्रोचमेंट करने लग गया है 8 फीट तक जो ये डिफेंडेंट है उसने 8 फीट तक मेरे यहाँ पे जो है एंक्रोचमेंट कर लिया है। तो वकील साहब, ये तो गलत बात है, अब मुझे इस चीज का न्याय दिलाया जाए। तो ऐसे केस में मैंने क्लाइंट हमें बता रहा है कि वकील साहब, मैंने बिल्डर से बात भी करी, ऑब्जेक्शन भी रेज करा, बिल्डर मेरे को धमकाने लगा कि भाई तेरे को जो ठीक लगता है तो वो कर ले, ठीक है, और मैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करूंगा, मेरी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा, तेरे को जो ठीक लगता है वो कर दे। मैं क्लाइंट ने बताया कि वकील साहब, मैं जो है लोकल पुलिस में भी गया, लोकल पुलिस वालों ने बोला भाई तुम्हारा ये सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, तो इसमें FIR दर्ज या फिर कोई केस दर्ज बिल्डर के खिलाफ हम नहीं कर सकते हैं, ये प्योरली सिविल डिस्प्यूट है। तो फिर हमने क्लाइंट को रिकमेंड करा कि आप जो है ना एक रजिस्टर्ड लाइसेंस सर्वेयर को बुलाओ और एक सर्वे कराओ कि एक्चुअल में आपकी जमीन का जो ये प्लॉट है ये कितने स्क्वायर यार्ड का है। आप 250 स्क्वायर यार्ड बोल रहे हो, एक्चुअल में 250 स्क्वायर यार्ड का है। और साथ में हम इस चीज का भी सर्वे करेंगे कि सर्वे करवाएंगे कि जो बिल्डर है उसने आपकी कितना पोर्शन ऑफ लैंड पे कब्जा करने, मतलब पिलर रेज करके कब्जा करा है। ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे
स्क्वायर फीट के हिसाब से सर्वेयर ने हमें रिपोर्ट तैयार करी। सर्वेयर ने हमें रिपोर्ट तैयार करके साफ तौर पे बताया है कि जो बिल्डर है उसने एनक्रोचमेंट करा है कितने, अप्रोक्सीमेटली 120 स्क्वायर फीट तक का एनक्रोचमेंट बिल्डर के द्वारा कर लिया गया है। चलो, सर्वेयर की हमारे पे रिपोर्ट आ गई, और ये सर्वेयर हमारा लाइसेंस वाला है, ठीक है, लाइसेंस सर्वेयर से कराना होता है। ऐसे किसी गली के व्यक्ति को बुला दिया, ऐसे काम नहीं चलाना। कोर्ट में एविडेंस के रूप में हम इसको प्रूव पेश करेंगे ना। चलो, और ये काम अभी क्या आएगा, मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, मतलब पूरी सिनेरियो बताऊंगा, जो कोर्ट के अंदर हम अगर प्रेजेंट करेंगे इस तरह से अपने केस को, बल्ले बल्ले हो जाएगी, याद रखना। और कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डर कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, इसलिए अर्जेंटली मेरे को कोर्ट से इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है, कोर्ट को अपना बीच में लाना बहुत जरूरी है, वरना कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो भाई मेरा ही नुकसान है, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, मेहनत से कमाई हुई। ठीक है, हमने क्लाइंट की सारी कहानी सुन ली है, अब हम क्लाइंट को क्या रिलीफ दिलाने के लिए अपना दिमाग चलाएंगे। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी का मामला है, यानी कि सिविल डिस्प्यूट है, तो सिविल सूट तो फाइल होगा। अब सिविल के मामले जो होते हैं वो केस कोर्ट के अंदर आते हैं तो लंबे चलते हैं, बहुत जजमेंट लेट आता है, रिलीफ लेट मिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमने लेट रिलीफ पाने तक का अपना शर्त रखी तो इतनी देर में तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन भी कर जाएगा, फ्लैट भी बेच देगा, किसी थर्ड पार्टी का राइट भी अराइज हो जाएगा, मतलब फायदा नहीं होगा। हम जो क्लाइंट को फायदा नहीं दिला पाएंगे। मेन वकील का काम क्या होता है, फायदा दिलाना। आप जितना बेहतर, जितना जल्दी, जितना ज्यादा फायदा अपने क्लाइंट को दिलाओगे, उतना आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, फ्यूचर के लिए भी और करंट केस के लिए भी, वो ज्यादा खुश होगा। ठीक है, चलो, अब ऐसे केस में सबसे पहला काम, अगर हम बोले कि भाई जो ये बिल्डर हैं, जो बिल्डर भाई साहब हैं, इस बिल्डर के साथ हमें क्या करना है कि भाई बिल्डर, तुम जो है आप अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी जमीन पे करो ना यार, प्लेंटिफ की जमीन पे मत करो। एक तो बिल्डर को हमें ये काम करने से रोकना है, पहला पॉइंट, रोकना है। अब रोकना है, प्लस जो तुमने पिलर रेज करे इसको तोड़ो, और जितना तुमने हमारे क्लाइंट की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा है उसको छोड़ो, और जैसी हमारी क्लाइंट ने अपनी वॉल्स जो लगा रखी थी वैसी बना कर दो। ठीक है, तो हम उसको कोई काम करने के लिए बोलेंगे। काम करने के लिए तो हम दो रिलीफ मांगेंगे। पहला, रोक लगाई जाए जो ये एनक्रोचमेंट डिफेंडेंट कर रहा है, प्लस जैसी हमारी जमीन थी हमें वैसी वापस चाहिए, ऐसी हमें तैयार करके दी जाए, ये दो। तीसरा, जैसे जैसा आप जजमेंट जब मर्जी दोगे, सूट अभी जब पेंडेंट लाइट है, अभी सूट पेंडिंग में है, ठीक है, तो ऐसे केस में इन द मीन टाइम टेम्परेरी इंजंक्शन के भी हम मांग करेंगे। ठीक है, तो हमें 3 रिलीफ चाहिए। तो एक चाहिए हमारे को परमानेंट इंजंक्शन की, जैसा ये बिल्डर आज के बाद कभी भी हमारे जमीन के ऊपर कभी कब्जा ना कर पाए, नेगेटिव ड्यूटी। ठीक है, कि इसको डिफेंडेंट के ऊपर रोक लगाई जाए कि वो इंटरफेयर नहीं करे हमारे क्लाइंट की प्रॉपर्टी के अंदर, थर्ड पार्टी अपना कोई राइट क्रिएट ना करे, और रेजिंग कंस्ट्रक्शन जो भी हमारी प्रॉपर्टी पे कर रहा है वो ना कर पाए आज कभी जीवन में आगे चल के। एक मैंडेटरी इंजंक्शन की भी मांग करेंगे कि जैसा आप जो है डिफेंडेंट को बोलिए कि वो इंक्रोचमेंट जो उसने करा है वो पीछे हटाए, रिमूव करे, डिमोलिश, अनऑथराइज पिलर करे और रिस्टोर करे, भाई जो हमारी वॉल लगा रखे थे मैं वैसे थे। तो याद रखना, जिस पर्टिकुलर इंजंक्शन के अंदर नेगेटिव ड्यूटी प्लस पॉजिटिव ड्यूटी ऐड हो जाती है तो हम कहां से रिलीफ मांगने जाते हैं, एसआरए से। ये जीवन भर याद रखना। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है कि नेगेटिव ड्यूटी, आपसे कोई मतलब काम करने से आपको रोका जाता है। मैं आपको बोलूं कि ये काम मत करो तो नेगेटिव लगेगी ना मेरी बात, कि ये काम मत करो, नहीं ये काम नहीं करना तुम्हें, तो नेगेटिव काम होता है। अब ये काम करो यानी कि पॉजिटिव ड्यूटी होती है कि रिस्टोर करके दो, डिमोलिश करो। तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी दोनों इन्वॉल्व होती है वहां पे हमारा केस एसआरए में बनता है। तो आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज एक्सप्लेन करोगे अपने क्लाइंट को कि हम जो है डिफेंडेंट के खिलाफ आपके बिहाफ पे सूट फाइल करेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे 2 चीजों की, परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन, और आपको चाहिए जल्द से जल्द रिलीफ। तो साथ में हम एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन की। तो ये हमारी होती है ऑर्डर नंबर 39 सीपीसी से। ठीक है, और जो ये परमानेंट एंड मैंडेटरी ये जो इंजंक्शन एसआरए के अंदर है, इसका सूट फाइल होगा सेक्शन नंबर 38 एंड 39 धारा का इस्तेमाल करेंगे हम, एसआरए के तहत सूट फाइल करेंगे। प्रोविजन समझ में आ गए, क्लाइंट को समझा दिए, अपनी स्ट्रैटेजी हमने क्लाइंट को समझा दी। ठीक है, चलो, अब हमारे को क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो क्लाइंट कह रहा है रजिस्टर सेल डीड है, तो भाई आप सेल डीड आपकी कॉपी हमें दोगे। अब वो 10 पन्नों की 12 पन्नों की होगी, याद रखना। ठीक है, साइट प्लान हमें दोगे कि एक्चुअल में आप कह रहे हो कि 250 स्क्वायर यार्ड है, तो एक्चुअल में साइट प्लान आपके नाम पे किस तरह से अलॉटेड है, साइट प्लान दोगे। उससे हम ये पता कर पाएंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन से वाले पोर्शन का एनक्रोचमेंट डिफेंडेंट के द्वारा करा जा रहा है। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट की प्रॉपर्टी पर टैक्स जो आपने पे करा है, साल भर साल आप पे करते हो, उसके रिसिप्ट लाओ, जिससे हम ये बात साबित कर पाएंगे कि आपकी ही प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल आपके नाम पे है, वो लेके आना।
और सर्वे की रिपोर्ट जो हमने सर्वे कराई थी, ठीक है, हम सर्वे की रिपोर्ट भी तो इसलिए यही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि देखो भैया इंक्रोचमेंट करा 120 फीट तक का, ठीक है, फोटोग्राफ, वीडियो, स्क्रीनशॉट्स और ड्रोन इमेजेस की वैसे जरूरत नहीं होती, अगर होती है तो हम नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, नहीं है काम चल जाएगा उससे भी, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। लीगल नोटिस हम पहले तो लीगल नोटिस हम भेज चुके हैं, जैसे क्लाइंट आया है हमने लीगल नोटिस भेज दिया, 15 दिन का समय दिया था रिप्लाई का, 15 दिन में समय नहीं आया, 16वें दिन में हमने अपना ये काम शुरू कर दिया साइड बाय साइड। पोस्टल रिसिप्ट कि देखो जैसा हमने लीगल नोटिस फला फला तारीख को तैयार करा था, फला फला तारीख तक पहुंच गया था, ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैकिंग रिपोर्ट के हिसाब से डिफेंडेंट के पास पहुंच गया, उस दिन से लेकर 15 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आधार कार्ड और पैन कार्ड लेंगे हम, ठीक है, वो भी जमा कराएंगे, कोर्ट के अंदर शो करेंगे, बस। अब हम एनेक्सर्स क्या क्या लगाएंगे, ये पहले ही बस एक इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं। सेल डेट हम एनेक्सर में लगाएंगे, ये क्यों कोशिश कर रहे हैं आपको पता है ना, अगर सीपीसी पढ़ा है किसी बच्चे ने, जो भी आप देख रहे हो तो मुझे बताना, ऑर्डर नंबर 39 के तहत अगर टेम्परेरी इंजंक्शन की मांग करने जाते हो तो आपको 3 बातें प्रूव करनी होती है कोर्ट में। वो 3 बातें क्या होती है, कोई है हमारे सेशन को जो देख रहा है वो ये बता सकता है, सीधी सी बात है, प्राइमा फेसाई केस हमें प्रूव करना होता है, ठीक है, प्राइमा फेसाई केस हमें प्रूव करना होता है। दूसरा, जैसा अगर आपने मेरे को रिलीफ नहीं दी है, नहीं दोगे ना अगर टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, जैसा फिर ये सूट का कोई मान्यता मेरी नजर में रह नहीं जाएगी, आप कोई भी रिलीफ मेरे को आगे चल के दोगे वो वैल्यूएबल नहीं होगी, यानी कि जैसा मेरे को इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, इररिपेरेबल लॉस मेरे को हो जाएगा। अब तीसरी चीज आप क्या मांग, मतलब तीसरी बात आप क्या प्रूफ मतलब करोगे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जैसा आप मेरे को आपको रिलीफ, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मतलब दोनों तरफ को जैसा आप मेजर करते हैं कि अगर मैंने टेम्परेरी इंजेक्शन की रिलीफ ग्रांट कर दी तो इससे कोई फायदा पहुंचेगा प्लेंटिफ को, या इससे कोई फायदा डिफेंडेंट को पहुंचेगा। अगर टेम्परेरी इंजंक्शन की रिलीफ हमने प्लेंटिफ को ग्रांट कर दी तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान डिफेंडेंट को तो कुछ नहीं होगा ना, बस इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। ये 3 बातें अगर आपने साबित कर दी, हाथों हाथ आपको रिलीफ टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट हाथों हाथ दे देगा, याद रखना। अब प्राइमा फेसाई केस यानी एक तरफ आपको ये बात तो साबित करना है कि प्लेंटिफ बेचारा सच्चा आदमी है, प्लेंटिफ बहुत ज्यादा दुख में है, ये सारी बातें आपको एक तरफा ही प्रूव करनी है, याद रखना मेरी बात, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपका नेक्स्ट में डॉक्यूमेंट देखो, जैसा हम सच बोल रहे हैं, सेल डीड है, सच बोल रहे हैं, साइट प्लान है, सच बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, सर्वे की रिपोर्ट है, कब्जे वाली हिसाब किताब हम सच बोल रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी तो प्राइमा फेसाई केस प्रूव हो रहा है। फोटोग्राफ देखो जैसा आप, लीगल नोटिस भी दिया तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया, जैसा आप देखो लीगल नोटिस, जैसा पोस्टल रिसिप्ट, जैसा आप देखो लीगल नोटिस उसके पास इस तारीख को पहुंच गया था, 15 दिन का समय भी दिया था तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इस सारी बातों से क्या साबित होता है, आप अपने पार्ट पे प्राइमा फेसाई सच बोल रहे हो, बस, ठीक है। अब मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब आ जाते हैं हम अपने मेन सिविल ड्राफ्ट के ऊपर। एक मैंने आपको अभी बताया होगा या नहीं, आई डोंट नो, एक सीआईएफ का हमें फॉर्म भरना पड़ता है कि कोई भी आप केस फाइल कर रहे हो, सिविल या क्रिमिनल, सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये 1 रुपए का मिलता है, कोई भी कोर्ट की आप स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे, केस इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। हमारा केस कौन सा है, सिविल, ठीक है। हमारे क्लाइंट का क्या नाम क्या है, राजेश शर्मा, ये ऐसे ही आपको मैं फिल करके बता रहा हूं, ठीक है, राजेश शर्मा। उसके फादर का नाम लिख देंगे, ठीक है, या डॉटर का नाम, अगर लेडी होती है तो पति का नाम भी लिख सकते हो। एड्रेस वही ग्रीन वैली, हम यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। क्लाइंट के आधार कार्ड, जैसे मैंने कहा था ना आधार कार्ड भी लेना है, अब इसलिए लेने के लिए मैं बोल रहा था, आधार कार्ड हमें इसलिए चाहिए होता है, और पिन कोड जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। जेंडर में मेल पे टिक कर देंगे, इंडियन, ठीक है, ये लिखा नहीं लिखा होता इंडियन, तो इंडियन लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे आधार कार्ड के बेसिस पे ही, उम्र लिख देंगे हम, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देंगे और ईमेल आईडी लिख देंगे। अब कौन से कानून के तहत, सेक्शन नंबर 38 एंड सेक्शन नंबर 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पूरा लिखना होता है नाम, ठीक है, एसआरए मत लिखना। वैल्यूएशन ऑफ सूट हम 200 रुपए का लगा रहे हैं, ठीक है। कोर्ट फीस इसको खाली छोड़ देना, और ये क्रिमिनल केस के लिए होता है, ये खाली छोड़ देना। डिफेंडेंट का नाम क्या है, मैसर्स, ठीक है, सनराइज डेवलपर जो भी है, ठीक है, ये खाली छोड़ देना। एड्रेस लिख देंगे उनका, ये खाली छोड़ देना। इनका पिन कोड लिख देंगे, ठीक है, इंडियन। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ खाली छोड़ देना, मोबाइल नंबर अगर पता है तो मोबाइल नंबर लिख देना, उम्र लिख देना, ईमेल आईडी लिख देना। अब यहाँ पे आपकी एज एन एडवोकेट अपनी स्टैंप लग जाएगी। स्टैंप लगने के बाद एडवोकेट अपना सिग्नेचर कर देगा, और प्लेंटिफ से हम जो यहाँ पे सिग्नेचर ले लेंगे, यहाँ पे प्लेंटिफ का सिग्नेचर आ जाएगा। चलो जी, सीआईए फॉर्म फिल आउट हो गया है, बताइए, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद सबसे पहला मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इंडेक्स तैयार करना है, मेमो ऑफ पार्टीज तैयार करना है, उसके बाद आपको प्लेंट तैयार करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको तैयार करके आपके आगे चल के ये तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, सबसे पहले ना जब भी आप इंडेक्स तैयार करो तो पार्टीज का पूरा नाम, एड्रेस के साथ में सारी चीज लिखनी होती है। इसीलिए आधार कार्ड मैंने बोला था आपको कि क्लाइंट से लेना होता है। तो क्लाइंट का नाम है राजेश शर्मा,
सन ऑफ रेसिडेंस ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, इन द कोर्ट ऑफ, श्री जज साहब का नाम आ गया, सिविल जज सीनियर डिवीजन, जुरिडिक्शन के हिसाब से मैंने आपको बोला है, अगर सिविल जज, वैसे तो अगर मैं दिल्ली की कोर्ट्स की बात करूं तो 0 रुपए से 3 लाख रुपए तक का मामला सिविल जज के पास जाता है। 3 लाख 1 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का मामला किसके पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है। ठीक है, मैं डीजे लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता है। 2 करोड़ 1 रुपए से लेके अनलिमिटेड जुरिडिक्शन जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सीधा सूट फाइल होता है। हमारे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना वो 25 लाख रुपए की है, कि 25 लाख रुपए का ये प्लॉट है। तो अब मुझे बताओ क्या ये केस सिविल जज के पास जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जाना चाहिए? ये जाना चाहिए सिविल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, क्योंकि 3 लाख 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का मामला जो भी होगा डीजे पे जाएगा। तो यहाँ पे सिविल जज जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे हम जो डीजे साहब हैं उनका नाम लिखेंगे, डीजे साहब का नाम, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, पूरा लिखना होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, उनके कोर्ट रूम का नंबर अगर आपको याद है तो नहीं है, वरना एप्लीकेशन बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मैं तो लॉयर्स के नाम से एप्लीकेशन है मोबाइल की, वहाँ पे सबके कोर्ट्स के जुरिडिक्शन आपको दिख जाते हैं, कौन सा जुरिडिक्शन में कौन से जज बैठते हैं। तो ये जुरिडिक्शन में कैसे देखना पड़ेगा, अब जो ये प्लॉट जहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली के जिस कोने में लोकेटेड है, तो वहाँ के अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पड़ता होगा, ठीक है, वही जुरिडिक्शन पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको फिक्टिशियस केस बता रहा हूं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल लेके चल रहा हूं, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है 30 सारी कोर्ट्स के अंदर आता है, दिल्ली। बात खत्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर यहाँ पे सिविल सूट, CS का मतलब होता है सिविल सूट, सूट नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमें लगा के देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्लेंटिफ का नाम लिखते हैं, पूरा लिखना है यहाँ पे, प्लेंटिफ का एड्रेस के साथ, सन ऑफ के साथ, वर्सेज मैसर्स सनराइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस आ गया दिल्ली, जहां पे नोटिस हम समन सर्व करेंगे ना, वहां पे एड्रेस डाल दिया हमने। अब डिफेंडेंट बना दिया इनको, चलो एक ही डिफेंडेंट बनाया है, तो जो प्लेंट की कॉपी भी हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये पूरी फाइल लेके जाएंगे तो प्लेंट की 2 या 3 कॉपी लेके जाना, फोटोकॉपी। ठीक है, चलो एक तो ओरिजिनल हो गई, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद इंडेक्स तैयार करेंगे, इंडेक्स का पेज नंबर लगाएंगे, यहाँ पे 01 पेज नंबर हो गया। ठीक है, मेमो ऑफ पार्टीज का ऐसे ही हमारे को पेज नंबर, अभी स्टार्टिंग में हम पेजेस को खाली छोड़ देते हैं, पूरी फाइल तैयार करने के बाद हम पेज नंबर डालते हैं, याद रखना, अभी मत डालना। तो पहले इंडेक्स बनाएंगे, मेमो ऑफ पार्टीज बनाएंगे, प्लेंट बनाएंगे अंडर सेक्शन 38 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था अपने माइंडसेट को। ठीक है, फिर एफिडेविट मैंने आपको कहा था एक बारी ऑर्डर में 6 रूल नंबर 15 क्लॉज 4 ओपन अप करिए, सीपीसी का है किसी के पास? मैं भी ओपन अप कर रहा हूं, ऑर्डर नंबर 6 रूल 15 ओपन करिए, उसके अंदर आपको क्लॉज नंबर 4 देखने को मिलेगा। रूल 15 का क्या लिखा है, द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग्स। अब ये जो प्लेंट है हमारी, कि प्लेंट अगर मैं बात करूं तो प्लेंट ऑर्डर नंबर 7 के तहत बनाई जाती है, और रूल्स कौन से लगते हैं ऑर्डर नंबर 6 के, प्लीडिंग्स वाले। तो हमारी प्लेंट एक प्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। तो जब भी आप अपनी कोई प्लीडिंग तैयार कर रहे हो तो उसके सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट तैयार करके कोर्ट में जमा करना मैंडेटरी होता है। तो उसकी वजह से हमने एफिडेविट इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 6 रूल 15 क्लॉज 4 का भी लगा दिया है, तैयार करना मैंडेटरी है, याद रखना। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है ना, बस रिजेक्ट है आपका सीधा। ठीक है, क्योंकि 711 के तहत क्या लिखा है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है नहीं है, तो उसके 6 ग्राउंड्स हैं या नहीं है, पढ़िएगा इस बात को भी, क्योंकि वकील बन जाते हैं हम सब लोग, लेकिन हम पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है, थियोरिटिकल बात हम समझते नहीं है, बस कि कोर्ट में जाओ और सब सीख जाओगे। भाई सीख जाओगे, लेकिन एक्चुअल में जो थ्योरी है वो तो 4 दीवारी में बैठ के ही कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करने से आएगी। ठीक है, अब उसके साथ में मैंने क्या कहा था, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाएंगे, ऑर्डर 39 का रूल है ये। और ये रूल कब पता लगेगा हमें, 3 बातें प्रूव करनी होती है हमें। ये कैसे पता लगेगा, जब हम एक्चुअल में बेरक खोल के ऑर्डर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 1 और 2 के तहत अब जब भी कोई एप्लीकेशन लगाते हो ना, उसके सपोर्ट में भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है, तो इसलिए हम एफिडेविट इसका भी तैयार करेंगे एप्लीकेशन का। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, जिससे ये साबित हो पाएगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो सच बोल रहा है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसके साथ गलत हुआ है, सारे एनेक्सेस में ऐड करेंगे। ठीक है, फिर वकालतनामा लगाएंगे, कोर्ट फीस हम रिसिप्ट लगाएंगे कि हाँ भाई साहब हमने पूरी कोर्ट फीस पे कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट कोई भी दिखेगा, 22 तारीख लिख दो। ठीक है, 26 और प्लेस दिल्ली हो गया। यहाँ पे प्लेंटिफ अपना सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे वकील साहब अपना सिग्नेचर स्टैंप के साथ में, स्टैंप नहीं भी बनवा रखी कोई बात नहीं, सिग्नेचर इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वकालतनामा तो वकील साहब का लग ही रहा है, उसी से सारी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। चलो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम मेमो ऑफ पार्टीज, मेमो ऑफ पार्टी का मतलब क्या होता है कि जज साहब जो ये प्लेंटिफ है इसका नाम क्या है और इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, ये रहता कहाँ है, ये दिल्ली के अंदर रहने वाला है, वगैरह वगैरह।
ठीक है। और ये जहाँ पे देखो मैंने हर उस पे ये, वो तो खैर ऊपर ये जब ड्राफ्ट आपके लिए, ये मेरे को 3 दिन लगे थे आप लोगों के लिए पूरी फाइल तैयार करने के लिए ना, कि एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चों तक, कैंडिडेट्स तक, लॉ स्टूडेंट्स तक, यंग एडवोकेट्स तक एक एक बात बारीकी से पहुंचनी चाहिए ना, तो इसी वजह से तो ये सब जगह पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको चेंज करना है डिस्ट्रिक्ट जज 01 कोर्ट रूम नंबर, उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपको सेंट्रल, ठीक है। ये हर एक पेज पे आपको ठीक करना है। तो अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहे, यहाँ पे केवल नाम लिखना होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, क्योंकि मेम ऑफ पार्टीज में हम सारी डिटेल्स यहाँ पे देते हैं, वही सन ऑफ, रेसिडेंस ऑफ दिल्ली, ठीक है, इनका ऑफिस और दिल्ली, डिफेंडेंट। चलो ये भी हमें समझ में आ गया है। अब ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे हम मेन प्लेंट की कॉपी अपनी तैयार करेंगे, जितने डिफेंडेंट होते हैं उतनी ही 2 कॉपी आपको सेट तैयार करके जब भी आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जा रहे होंगे अपने केस को फाइल करने के लिए, तो फोटोकॉपी आपको उतनी जमा करानी है। हर बारी बोल रहा हूं, याद रखना है इस बात को, वरना ये ग्राउंड होता है सीधा प्लेन रिजेक्शन का, सूट आपका कोर्ट में जाएगा भी नहीं, पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई प्लेंटिफ का डिफेंडेंट। अब हर जगह पे आपको पूरी प्लेंटिफ की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, एक बारी मेमो पार्टी लगा दिया ना तुमने कि हाँ भाई किसका बेटा ये कहाँ रहने वाला है, बात खत्म। बार बार आपको अब प्लेंटिफ के बारे में या डिफेंडेंट के बारे में एक एक डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब मुद्दे की बात आएगी, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कि हम जज साहब को बता रहे हैं कि जज साहब मेरा जो सूट है वो कौन से कानून, मतलब किस चीज के लिए हम आए हैं। अब थोड़ा सा ना पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 3 तक हम ये साबित करेंगे, मतलब ये जज साहब को बताने की कोशिश करेंगे कि जज साहब हमारा जो क्लाइंट है वो पर्टिकुलर प्लॉट का ओनर है। पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 3 तक हमारी यही कहानी चलेगी। पैराग्राफ नंबर 4 से लेके 6 तक हमारी कहानी चलेगी कि जज साहब डिफेंडेंट देखो हमारे साथ ये करा वो करा, इतना दुर्व्यवहार करा है, इतनी गलती करी है हमारे साथ, इलीगल एक्ट जो उसने करे हैं, वो सारी की सारी बातें पैराग्राफ नंबर 4 से लेके 6, थोड़ा 7 ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कहानी एक सीक्वेंस में हमें बतानी होती है, वो सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। जब भी आप अपनी प्लेंट की कॉपी तैयार करोगे तो ये सीक्वेंस का ही पालन करना, भले ही आपका मैटर कोई और भी तरह का हो। मैं तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का बता रहा हूं, कब्जा कर रहा है भाई जो डिफेंडेंट है, बट हमेशा सीरीज यही चलेगी। पहले ओनरशिप प्रूव करनी है कुछ पैराज में 1 2 3 में, फिर 4 5 6 में आपको जो भी डिफेंडेंट है उसने जो जो इलीगल एक्ट करे हैं वो आपको बताने हैं। अब एक बात बताओ, ये मुद्दा इतना बड़ा है क्या कि भाई तुम्हारा आपस में समझौता होके या बाहर की बाहर काम नहीं हो सकता था? इतनी बड़ी क्या दिक्कत हो गई जो तुम्हें कोर्ट में आके रिलीफ मांगने की जरूरत पड़ रही है? ये बात हम पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर बताएंगे, जिसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। तो मतलब कॉज ऑफ एक्शन आपको कोर्ट को साबित करना पड़ेगा, जैसा भी इतनी बड़ी बात है, जो मेरे साथ इतना बड़ा दुख हुआ है, मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, इसी वजह से जैसा मेरे को कोर्ट में आना पड़ रहा है। कॉज ऑफ एक्शन आपका क्या है मुद्दे मैटर का, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर कॉज ऑफ एक्शन आप कोर्ट को नहीं बताओगे, सीधा प्लेंट का रिजेक्शन का ग्राउंड है ये, बिना सुने कोर्ट जो है आपका 7/11 के अंदर आपका रिजेक्शन का ऑर्डर पास कर देगा, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अगली कहानी होगी कि जज साहब जो ये मेरा मामला है, जो मैं आपकी अदालत में लेकर आया हूं, आपकी कोर्ट में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपके ही कोर्ट जज साहब जुरिडिक्शन के अंदर मेरी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इसीलिए इन शॉर्ट जुरिडिक्शन वाला क्लॉज आपको साबित करना होता है। जज साहब देखो जो कोर्ट फीस बनती है ना वो मैंने पे कर दी है, ये लो जज साहब उसकी रिसिप्ट। बस इतनी बातें अगर आपने बता दी, आपकी प्लेंट रेडी हो गई और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलो अब मुद्दे की बात आती है, तो हमें 3 पैरा में क्या साबित करना है। जैसा आप देखो हमारा जो ये प्लेंटिफ है, ये एब्सोल्यूट ओनर है, पीसफुल पोजीशन इसके प्रॉपर्टी के अंदर होल्ड कर रहा था, इसका ये एड्रेस है, बियरिंग नंबर दे देते दिस, ठीक है, 250 स्क्वायर यार्ड बाय वर्च्यू ऑफ द सेल रजिस्टर्ड सेल डीड। अब जो जज साहब जो प्लेंटिफ है वो कंटिन्यूअसली एंजॉय कर रहा था पीसफुल पोजीशन, और जो रजिस्टर्ड सेल डीड है जैसा उसका एनेक्सर नंबर ए में हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफेंडेंट की बारी स्टार्ट हो जाएगी। 3 पैरा हमने ये बता दिया कि हाँ प्लेंटिफ के रजिस्टर्ड सेल डीड है, मालिक है, वगैरह वगैरह। अब चौथा, 5वां, 6ठा पैरे में हम डिफेंडेंट के एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा साहब एक डिफेंडेंट जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो हमारे क्लाइंट की प्रॉपर्टी से एडजॉइनिंग, क्लाइंट नहीं प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी से एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब जो ये यहां से प्लॉट मेरे क्लाइंट का है, यहां से उसका है, तो ये एडजॉइनिंग है, ठीक है। चलो अब जैसा जून के महीने के से ना डिफेंडेंट ने इलीगल डेमोलिशन करना शुरू कर दिया प्लेंटिफ का जो पोर्शन है उसकी बाउंड्री वॉल्स के लिए, ठीक है, एंड एनक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया 120 स्क्वायर फीट तक। अब ये 120 स्क्वायर फीट हम बोल रहे हैं, हमारे पे प्रूफ भी है, सर्वे की रिपोर्ट है, और लाइसेंस वाले सर्वेयर से कराया, कोई गली मोहल्ले के किसी व्यक्ति से खड़े होकर हमने नहीं करवाया कि इंच टेप से जरा नापना, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलो ये हम एनेक्सर में ऐड करेंगे। अब डिफेंडेंट ने जैसा अनऑथराइज्ड पिलर भी रेज करना शुरू कर दिया है, वगैरह वगैरह, एनक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया है। इस बात को साबित करने के लिए फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, ड्रोन शॉट्स ये हम लाके प्रूव करेंगे, ठीक है। और जैसा जो प्लेंटिफ है, अब यहाँ पे हम कॉज ऑफ एक्शन शो करेंगे कि
इतनी क्या मजबूरी हो गई, तुम्हें कोर्ट आना पड़ा। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है कि इतनी बड़ी मजबूरी क्या हो गई तुम्हारे को कि तुम्हें कोर्ट आना पड़ रहा है। कि सब जो प्लेंटिफ है उसने रिपीटेडली रिक्वेस्ट करी है डिफेंडेंट से, भाई स्टॉप कर दे लीगल एक्टिविटीज। इसका मतलब हम क्या कहने की कोशिश करें, जैसा हमने लीगल नोटिस भी दिया था, ठीक है, एंड डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया, अब उल्टा धमकाया है हमें कि जो करना वो कर लो। अब प्लेंटिफ ने सर्वे की रिपोर्ट भी लाइसेंस वाले के साथ एंक्रोचमेंट की कंफर्म करी है, लीगल नोटिस भी भेजा है, ठीक है, और कोई भी एक्शन जैसा नहीं लिया गया है। ये है हमारा कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन जो है जैसा पहली बार अरोज हुआ है जून 2026 के अंदर, और वो कंटिन्यूज चले जा रहा है, अभी तक कंटिन्यू में है। जैसा इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टिल कंटिन्यू है। ऑनरेबल कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है कि जैसा मेरी प्रॉपर्टी आपके ही जुरिडिक्शन में सिचुएटेड है, और जैसा आप जो सूट का वैल्यूएशन है, इंजंक्शन मांगने के लिए आया हूं, उसकी 200 रुपए की वैल्यू बनती है सूट की, ठीक है, और प्रॉपर कोर्ट फीस अफिक्स मैंने कर दी है, दैट्स इट, तो चिपका दिया ना, ठीक है, याद रखना। फिर प्रेयर, जैसा आप परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन आप रिस्ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना, रिस्ट्रेन कर दीजिए कि डिफेंडेंट जो इंटरफेयर ना करे। तो आपको कोई काम करने से मना कर रहे हैं ना कि ये काम मत करो, इसको बोलते हैं नेगेटिव ड्यूटी। जैसा परमानेंट इंजंक्शन की मांग है कि डिफेंडेंट जो रिस्ट्रेन मतलब अपना कंस्ट्रक्शन ना करे और भी कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, ठीक है। अब आती है मैंडेटरी इंजंक्शन, जैसा आप डिफेंडेंट को बोलिए कि वो रिमूव करे, कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, ये है हमारा पॉजिटिव ड्यूटी। तो जहां पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव ड्यूटी इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलीफ मांगोगे, सेक्शन 38 39। चलो, और जैसा रिस्टोर कर दीजिए प्लेंटिफ का जो डेमोलिश बाउंड्री है, ये भी पॉजिटिव ड्यूटी है। और अवॉइड करिए कॉस्ट ऑफ द सूट एंड पास, जो आपको ऑर्डर ठीक लगता है और जो इसके अलावा मिलना चाहिए वो आप ऑर्डर पास करिए। कोई डेट डालेंगे हम, और प्लेस दिल्ली, यहाँ पे प्लेंटिफ के सिग्नेचर लेंगे, और यहाँ पे वकील साहब का अपना स्टैंप एंड सिग्नेचर लग जाएगा। चलो जी, वेरिफिकेशन कराएंगे। जब भी मैंने आपको बताया है कोई प्लेंट तैयार कर रहे हो आप, उसकी वेरिफिकेशन लगाओगे कि जो मैं प्लेंटिफ हूँ राजेश शर्मा, और मैं वेरीफाई करता हूँ जो प्लेंट के अंदर सारी बातें जो बोली गई हैं वो ट्रू है, करेक्ट टू माई नॉलेज है। उसकी डेट लगा देंगे, जब हम उसके एफिडेविट जब उसका बनवाएंगे ना, तो जिस दिन बनवा रहे हैं उसका डेट लग जाएगी, यहाँ पे प्लेंटिफ का सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद में अब हम एफिडेविट तैयार करेंगे। देखो यहाँ पे भी सिविल जज लिखा हुआ है, ये आपको ठीक करना है, याद रखना। क्या लिखोगे आप लोग बताओ, डीजे। अब डीजे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 25 लाख की है, और एज पर दी दिल्ली पेक्यूनरी जुरिडिक्शन 0 से 3 लाख रुपए सिविल जज, 3 लाख 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ डीजे, 2 करोड़ रुपए से अनलिमिटेड जुरिडिक्शन दिल्ली हाई कोर्ट के पास होती है, याद रखना। अब अगर मैं पंजाब की साइड जा रहा होता, मैं हरियाणा की साइड जा रहा होता, तो वहां पे मेरा सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास केस चलता। पंजाब के पास में ना, पंजाब के अंदर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो अपने आप में ऐसी जुरिडिक्शन नहीं रखता जहां पे डायरेक्टली आप कोई भी सूट फाइल कर सको, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा आप क्लैरिफाई, इस बात को जरूर करिएगा। वहां पे केस सिविल जज के पास चलेगा, लेकिन ठीक है। अब अगर हमारी प्रॉपर्टी मान लेते हैं 3 करोड़ रुपए की होती, तब हमारा केस सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में डलता, यहीं पंजाब के अंदर पंजाब के सिविल जज के पास डलता, ठीक है जी। चलो, ये बात भी याद रखिएगा। अब हम एफिडेविट तैयार करेंगे। मेरा नाम राजेश है, सन ऑफ दिस, ठीक है, कि मैं प्लेंटिफ हूँ, कंपनी करता हूँ कि सूट जो है वो एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स हैं, हाँ ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, पैराग्राफ नंबर 1 से सारे ट्रू हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्स प्लेंट के साथ में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी मैंने कंसील नहीं करा है। यहाँ पे डेपोनेंट का मतलब होता है, देखो डेपोनेंट की मतलब होता है गवाही देना, तो जो व्यक्ति गवाही दे रहा है, सॉरी ओथ ले रहा है एक तरीके से, तो उसका सिग्नेचर आता है, तो ओथ देने वाले व्यक्ति को डेपोनेंट बोलते हैं। तो एफिडेविट, ऐसे तो ओथ वो गीता पे हाथ रख के वाला रूल है नहीं, चलन है नहीं, एफिडेविट पे ओथ ली जाती है, तो इसको बोलते हैं डेपोनेंट। यहाँ पे जब भी एफिडेविट बनेगा तो डेपोनेंट नाम आएगा, यहाँ कहीं प्लेंटिफ लिख देते हैं बहुत सारे वकील, ठीक है। बताओ, इतनी छोटी सी बात नहीं पता होती तो फिर किस बात के वकील हो आप। जज साहब सीधी यही लाइनें बोलेंगे, जो मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि सीधा जज साहब यही लाइनें बोल के आपको बेइज्जत करेंगे। मतलब ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं पता है तो वेरी बैड। अब वेरिफिकेशन देखो, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी होती है। अब यहाँ पे ऐसे वेरिफिकेशन कितना पुअर लग रहा है, जज साहब देखेंगे तो कितनी शर्मनाक बात होगी। तो यहाँ पे डेपोनेंट के लिए आप थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लेके और इसको एंटर करके वेरिफिकेशन को नेक्स्ट पेज पे ले आना, ठीक है। अब यहाँ पे डेपोनेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे तारीख डल जाएगी। चलो जी, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम एप्लीकेशन टेम्परेरी इंजंक्शन की लगाएंगे। वही सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे हमारे को डीजे साहब लिखना है, ठीक है, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज लिखना है, डीजे मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट जज पूरा लिखना, और सीनियर डिवीजन ये पूरा काट देना, ठीक है। चलो, अब हो सकता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लगे, एडीजे साहब के पास लगे, हालांकि एडीजे के पास ही जाएगा। तो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 बातें साबित करनी है, मतलब लिखनी है केवल, साबित तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही करोगे। सेल डीड, फोटोग्राफ, एनक्रोचमेंट, सर्वे रिपोर्ट लिखोगे कि जैसा जी प्लेंटिफ के द्वारा सूट फाइल करा गया है परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का, डिफेंडेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है और प्लेंटिफ का स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस है, पहली बात। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, कि लाइज होता है प्लेंटिफ के फेवर में, और इररिपेयरेबल लॉस। ये 3 बातें साबित करनी होती है। ये 3 बातें हमारी कहाँ लिखी हुई हैं, ये
ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 एंड 2, इसके तहत ही आपको ये प्रूव करनी है। अगर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में ये बात नहीं लिखी होती तो अलग तरह से प्रूव करते। प्रेयर लगाएंगे इसके साथ में, एप्लीकेशन लगा रही हो यार, पूरी प्रेयर तो लगाओगे ही कि आप कंस्ट्रक्शन जो है वो राइज हो जा रही है सूट प्रॉपर्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट हो जा रहा है, ऑल्टर करिए, ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द सूट, इससे हो जाएगा बहुत, ठीक है। अब प्लेंटिफ का यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे वकील साहब का स्टैंप और सिग्नेचर एंड डेट लग जाएगी यहाँ पे एंड प्लेस हो जाएगा। चलो इसके बाद में ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी बात बार बार सुनते हुए इस बात पे आदत बना लो, और ये लिखने का फॉर्मेट ये याद कर लो, रट लो इसे। इन द कोर्ट ऑफ द श्री, जज का नाम कॉमा डेजिग्नेशन, कोर्ट रूम नंबर कॉमा डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर कॉमा कोर्ट का नाम आ जाता है, ठीक है बस। फिर उसके नीचे सूट नंबर क्या स्पेस छोड़ना है, इन दी मैटर ऑफ, फिर यहां से पार्टीज का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा फिर हम अपना कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। एफिडेविट लगाएंगे, एप्लीकेशन लगा रहे तो उसका एफिडेविट भी लगेगा। और हाँ, ये जो एफिडेविट था ये नोटराइज कराना होता है। एक चीज मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ, आप लोग मेरे को पता है आधी बात सुनोगे आधी बात नहीं सुनोगे। ये वाला जो एफिडेविट है ना, ये नोटराइज कराना है तुम्हें या तो ओथ कमिश्नर से, ठीक है, ओसी करा, या तो ओसी करा दो या नोटरी पब्लिक से करा दो, किसी से भी, मतलब 20-30 रुपए जो भी वो उनका चार्ज लेते होंगे, ठीक है। मैं ऐसे प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है, सबके अपने अपने प्राइजेस होते हैं, तो ये आपको कराना पड़ेगा। चलो जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मैं प्लेंटिफ हूँ, प्रेजेंट सूट में कॉम्पिटेंट करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ एफिडेविट के जरिए कि जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ वो ट्रू है, करेक्ट है, और कोई भी पार्ट मेरी तरफ से गलत नहीं है, कोई भी मैंने मटेरियल कंसील नहीं करा है। डिपेंडेंट के सिग्नेचर हो गए, जो कसम खाने वाला व्यक्ति है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ यार हमारे केस में, सीधी सी बात है। आगे की बात करें, अब लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने लिस्ट आपको अभी तैयार करके बताई थी ना, जो हमने क्लाइंट से मांगनी है, तो ये पहले लिस्ट देनी पड़ती है, याद रखना, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी यार, तभी तो कोर्ट को आपकी बात पे भरोसा होगा। द प्लेंटिफ रिलाइज अपॉन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के ये स्पेस बचाने के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है, बट आपको भी थोड़ा स्पेस देख के यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको और सिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो रजिस्टर स्टेट लेट की कॉपी आपके पास, आपको फोटो कॉपी लगानी है। अब ये 10-12 पेज की होगी, ठीक है, अभी नहीं लगानी आपको, पहले ये लिस्ट आपको कोर्ट को बताना है। साइट प्लान, प्रॉपर्टी रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल भी लगा सकते हो साथ में, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे वाटर बिल 5वें नंबर पॉइंट पे। सर्वे की रिपोर्ट, फोटोग्राफ, एनक्रोचमेंट शो करने वाला, लीगल नोटिस, ठीक है, पोस्टल रिसिप्ट, ट्रैकिंग रिकॉर्ड, आईडी प्रूफ ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि जो एड्रेस हमने मेंशन करा है वही एड्रेस है ना। आधार कार्ड इसलिए मांगने के लिए मैंने कहा था। चलो जी, इसके बाद यहां से अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने ऐसे डब्बा बना दिया है, टेबल बना दी थी, ये ऐसे नहीं बनानी। अब क्या करना है आपको, जो है ना, यहाँ पे एनेक्सर ए लिखना है, ठीक है, ए, फिर यहाँ पे आपको अपनी मतलब फोटो कॉपी करा लेना। ये 10-12 पेज की भी ये होगी, ये 1-2 पेज की होगी, ये 1 पेज की होगी, ये 3-4 पेज की हो सकती है। फोटोग्राफ अब जितनी अटैच करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। फोटोकॉपी, लीगल नोटिस, फोटोकॉपी, 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 ठीक है, फोटोकॉपी लगा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ऊपर लिख देना सेल डीड पे एनेक्सर ए, तो पेज नंबर के हिसाब, पेज नंबर भी लिखना, सब हर एक पे ना पेज नंबर भी लिखना है, क्योंकि इंडेक्स पे तभी तो हम ऐड करेंगे, सबकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। अब फोटोकॉपी इसलिए अटैच करी जा रही है क्योंकि हमारे सीबीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 13 होता है, पढ़ा है किसी ने? ऑर्डर नंबर 13 में क्या मतलब क्या होता है कि जज साहब के पास यहाँ पे अधिकार होता है कि जज साहब को जब ठीक लगे तो जज साहब हमें ऑर्डर करेंगे कि वकील साहब आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब मेरे को पेश करिए। फिर जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जज साहब देख लेंगे तो जो फोटोकॉपी हमने लगाई है उस पे एग्जिबिट मार्क करेंगे, ठीक है, एग्जिबिट 1A, ठीक है, एग्जिबिट मार्क करेंगे। एग्जिबिट का मतलब ये होता है कि भाई जो ये बंदा है प्लेंटिफ, इसने मुझे एज अ जज को ओरिजिनल एक बार ही दिखा दिया है और मैंने इसको वापसी कर दी है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास सारी चीजें ओरिजिनल में है, मतलब मान लेते हैं सर्वे रिपोर्ट मेरे पे ओरिजिनल में नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मेरे पे ओरिजिनल में नहीं होता है तो उस पे जज साहब मेरे से मांगे ओरिजिनल कहां है इसका, मैंने कहा जज साहब ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है। तो ऐसे केस में जज साहब मेरे डॉक्यूमेंट में मार्क लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, याद रखना। अब आगे चल के जो भी केस हमारा चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, तो जज साहब को कोई भी, मान लेते हैं एक जज साहब थोड़ी ना बैठे रहेंगे, हो सकता है कि अब नेक्स्ट जज साहब चेयर पे आ जाए, तो वो ये चेक करेंगे, अच्छा ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे सेल डीड पे एग्जिबिट लगा हुआ है, तो यानी कि ओरिजिनल जमा करा दिया था, ओरिजिनल वेरीफाई हो गया था, जज साहब ने अपनी आंखों से ओरिजिनल देख लिया था ना, ओके दैट्स इट। अब अगर कोई डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं इस पे मार्क लगा हुआ है, अच्छा तो इसको सर्वे रिपोर्ट का एज अ पार्ट ऑफ द एविडेंस कोर्ट नहीं मानेगा। तो जिस डॉक्यूमेंट पे मार्क लगा होता है इसको जज साहब कंसिडर नहीं करते हैं, मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट एज अ पार्ट ऑफ द एविडेंस नहीं माना जाता, पार्ट ऑफ द एविडेंस केवल एग्जिबिट माना जाता है। और ये जो एग्जिबिट और मार्क वाली जो कहानी होती है जज साहब के सामने ही करी जाती है। रेड पेन लेके जाना हमेशा, आपने देखा होगा वकील साहब के कोर्ट के अंदर या उनकी जो अंदर वाली जेब होती है वहां पे रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हाईलाइटर,
ठीक है, और फ्लूड, ये उनके पास होती ही होती है। तो इतने सारे पेन जो भी हो, मैं एक पेन का मतलब बता रहा हूं कि रेड पेन के इस्तेमाल से ये एग्जिबिट करा जाता है। समझ में आ गई बात? फिर नेक्स्ट जो लग जाए, हमारी पूरी फाइल तैयार हो चुकी है। अब ये फाइलिंग परफॉर्मा अभी मत भर के जाना, वहीं बैठ के भर लेना। जब आप ये केस की पूरी फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बाहर जब बैठे होंगे ना, तो ये फाइल आप, ये जो फाइलिंग परफॉर्मा आता है, क्योंकि इसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता, ये बस काउंटर तक का ही सीमित रहती है, आपका CNR नंबर जनरेट करने में, केस नंबर देने में, सूट नंबर जनरेट करने में, बस ये हमने सारी पूरी फाइल तैयार करके हमने जमा भी करानी है, हो जाएगा काम। अब बताओ, ये चीजें सीखने में सालों बीत जाते हैं, मैंने आपको कुछ ही मिनटों में ये सारी चीजें सिखा दी है। आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, तो उसमें हमारे बैचेस चलते हैं, और दिल्ली यूपीपी का, CBI यूपीपी का, ED असिस्टेंट लीगल एडवाइजर का, ठीक है, सबका सिलेबस सेम होता है। थोड़ा बहुत जो माइनर लॉज चेंजेस होंगे वो भी कवर अप होंगे सारे, पहले सिलेबस आ जाए। इन द मीन टाइम आपको क्रिमिनल लॉ अपने स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर इस चीज को मिस आउट अभी कर रहे हो, घर में बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि करेंगे करेंगे करेंगे, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। याद रखना, अपनी सेल्फ स्टडी करो, बैच ज्वाइन करना है वो करो, लेकिन करो। अगर नहीं कर रहे हो, नुकसान आपका है, अपने टाइम पे एग्जाम होगा होगा होगा। तो प्लीज अभी खाली मत बैठिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, सेल्फ स्टडी करनी है, मोस्ट वेलकम। आपको मेरे दूसरे चैनल पे SLG लॉ क्लासेस में पूरा PCA मिल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वन शॉट मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, वहां से पढ़ाई कर लो यार, लेकिन करो एटलीस्ट। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत नुकसान वाली बात है। तो कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो आज की आज में। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आईफोन यूजर्स के लिए भी है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है। लैपटॉप पे क्लासेस देखनी है बड़ी स्क्रीन पे, जैसे मर्जी देखनी है वैसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड्रॉइड के भी लिंक्स अवेलेबल हैं, आईफोन वालों के लिए भी लिंक्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट वालों के लिए भी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो यार। तुम लोग कमेंट बॉक्स पे कुछ बताते नहीं हो, तो इससे मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। इसीलिए थोड़ा सा अपना रेफरेंस भी जरूर देना कि सर आपके द्वारा ये गलती करी गई है, या इसको करेक्ट करना चाहिए था, या ये चीज अच्छी थी, ये चीज बेकार थी, कुछ तो बताओगे। ठीक है, हाँ, एट द एंड जस्टिफाई जरूर कर लेना पूरी वर्ड फाइल को, कंट्रोल दबा के J। ठीक है, कंट्रोल J से जस्टिफाई जरूर कर लेना। जस्टिफाई करने से थोड़ी फॉर्मेटिंग आपकी हिल जाएगी, वो ठीक कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट। कौन से टॉपिक पे हमें बनानी चाहिए ये प्लेंट पे या कुछ भी, आप मुझे बताइएगा, वरना मैं अपने दिमाग से आपको नॉलेज के देने के लिए पर्पस से मैं अपना खुद लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, गुड डे।